बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने बच्चों पिछले लेक्चर में हमारी जो सीरीज़ थी सेक्शन नंबर 131 टू 152 वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको कवर किया। तो उसको करने के बाद हमने अपनी जो एजेंडा आइटम थी, मैंने आपसे कहा था कि नोटिस ऑफ मीटिंग में जो जो एजेंडा आइटम आ रही हैं, जैसे कि नोटिस ऑफ मीटिंग में हमने पढ़ा था कि नोटिस ऑफ मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं और ऑर्डिनरी बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो उन ऑर्डिनरी बिजनेस को वन बाय वन मैंने आपको बताया था कि उनको हमने वन बाय वन कंपनी एक्ट में कैसे कैसे और उनके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस हैं उनको हमने डील करना है। तो सबसे पहला जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो मेरे पास है ऑडिट। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस के लिहाज से चौथा पॉइंट, लेकिन मीटिंग के बाद मैं इसको पहले डील करता होता हूँ। ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर कौन से होते हैं और लॉ में इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आज हम देखेंगे। तो ये जो सेक्शन हम करने जा रहे हैं, अगर हम ये वाली स्लाइड इसको देख लेंगे ना तो आने वाले जो हमारे सेक्शन हैं वो कवर हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर बाय द कंपनी। ऑडिटर जो है कैसे एक कंपनी अपॉइंट करेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देखें अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना तो उसने कब ऑडिटर अपॉइंट करना है। फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी याद रखना है अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब एक कंपनी अपॉइंट होगी तो ऑडिटर कौन रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को रखेंगे। इस स्लाइड में आपने अच्छी तरह इसको देखना है और बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड आपको आने वाले जितने 2-3 सेक्शन है ये यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। और ऑडिटर का क्वेश्चन आईसीएमए के एग्जाम में 2-3 मार्क्स का लाजमी पूछा है। पहले तो अगर रिटन एग्जाम होता है तो जो पहले हुआ था उसमें 5-6 नंबर का तो लाजमी ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन अब जो आपका एग्जाम होगा और ये जो पिछला एग्जाम हुआ था इसमें 2-3 मार्क्स का लाजमी ऑडिटर से पूछा जाता है एमसीक्यू। तो आप अच्छी तरह आज का लेक्चर सुने और अपने पास एमसीक्यूज भी साथ साथ तैयार करें। अगर फर्स्ट ऑडिटर रखना है, देखिए कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करवाई है तो ऑडिटर को कौन रखेगा, तो याद रखना है फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पहला ऑडिटर, कंपनी का पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। उसकी अपॉइंटमेंट कब होती है, उसकी अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 19 डेज, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि 3 महीनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डायरेक्टर को, एक ऑडिटर्स को अपॉइंट करना होता है। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मिलने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर एक ऑडिटर जो है कंपनी का अपॉइंट करेंगे। तो एक बात याद रखनी है, जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा वही उसकी रेम्यूनरेशन को डिसाइड करेगा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शैल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करेंगे। तो टेन्योर क्या है फर्स्ट ऑडिटर का, पहला ऑडिटर जो है उसका टेन्योर क्या है, कब तक वो कंपनी का ऑडिटर रहेगा। फर्स्ट ऑडिटर स्टैंड्स रिटायर ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाता है, या स्टैट्यूटरी मीटिंग, जो भी मीटिंग होगी उस पे फर्स्ट ऑडिटर रिटायर हो जाता है जो डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया होता है। ये कहानी है फर्स्ट ऑडिटर की। देयर आफ्टर हर एजीएम पे
हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस होता है कि हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना होता है। देयर आफ्टर हर एजीएम पे डायरेक्टर्स जो होंगे, डायरेक्टर्स अपनी एक मीटिंग में ऑडिटर्स को प्रपोज करेंगे। डायरेक्टर्स मिल के एक अपनी मीटिंग में ऑडिटर को फाइनलाइज करेंगे, फिर उसको प्रपोज करेंगे। याद रखें, सब्सिक्वेंट ऑडिटर या तो डायरेक्टर प्रपोज करेंगे एजीएम में, या हर वो शेयर होल्डर या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जिनकी तादाद 10% या इससे ज़्यादा है, वो भी एजीएम में किसी ऑडिटर को प्रपोज कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जब भी कंपनी का नोटिस आता है, नोटिस ऑफ मीटिंग में कंपनी का नोटिस आता है, उसमें मेंशन होता है, डायरेक्टर की तरफ से सेक्रेटरी प्रपोज करता है कि डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है, डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि आप जब मीटिंग पे आएंगे ना तो XYZ का नाम हम प्रपोज कर रहे हैं, हम फाइनलाइज नहीं कर रहे कि इसी को रखना है, हमने प्रपोज किया। डायरेक्टर बोलेंगे हमने प्रपोज किया कि ये जो आने वाली मीटिंग है इसमें आप लोग आएंगे तो हम प्रपोज करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि आप XYZ है, ये एक ऑडिट फर्म है, इसको आप ऑडिटर्स रख लें अपने। उसका फैसला हर जनरल मीटिंग में होगा, हर साल ये काम होगा। देखिए, ऑडिटर को अगर फाइनलाइज एजीएम कर रही है तो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन भी एजीएम ही डिसाइड करेगी। ऑडिटर जो है, एजीएम ने अगर फाइनलाइज किया है तो उसकी रेम्यूनरेशन भी एजीएम ही डिसाइड करेगी। जो ऑडिटर एजीएम ने फाइनलाइज कर दिया उसका टेन्योर कितना है, ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट एजीएम। ये ऑडिटर जो कि एजीएम ने फाइनलाइज किया वो नेक्स्ट एजीएम तक कंपनी के साथ रहेगा एंड कैन बी रीअपॉइंटेड, और उसको दोबारा अगली साल के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं। ऑडिटर को रिमूव भी किया जा सकता है, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया बच्चों के फर्स्ट ऑडिटर जो है वो कौन रखेगा। कंपनी का पहला ऑडिटर ऑडिटर्स रखेंगे और डायरेक्टर्स रखेंगे, विद इन 90 डेज रखेंगे। अगर डायरेक्टर ने रखा तो रिम्यूनरेशन भी वो देंगे और ये फर्स्ट एजीएम तक साथ रहेगा। कंपनी का दूसरा डायरेक्टर और ऑडिटर्स, कंपनी का दूसरा ऑडिटर डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, कंपनी का दूसरा ऑडिटर डायरेक्टर प्रपोज करेंगे, या हर वो शेयर होल्डर प्रपोज कर सकता है, राइट होता है जिसके पास 10% या इससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होती है। कंपनी का दूसरा ऑडिटर कंपनी एजीएम में फाइनलाइज करती है थ्रू वोटिंग। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है कंपनी का। रिम्यूनरेशन भी कंपनी डिसाइड करेगी इन एजीएम, और ये फर्स्ट ये सब्सिक्वेंट एजीएम में हर साल ये काम होगा। अब मैंने आपको बताना है कि एक तीसरा बंदा है जो कि ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। अब एक तीसरा सिनेरियो हमें सेक्शंस में बिखरा हुआ मिलेगा जहां पे ऑडिटर को कोई और भी अपॉइंट कर सकता है। If the first auditor not appointed within 90 days of incorporation, अगर डायरेक्टर 90 days of incorporation में पहला ऑडिटर सिलेक्ट नहीं करते, अगर डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ऑडिटर को सिलेक्ट नहीं करते, या सब्सीक्वेंट ऑडिटर नॉट अपॉइंटेड एट एजीएम, या बाद में होने वाली मीटिंग्स में कहीं ऑडिटर अपॉइंट ना हो सका, या कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर अपॉइंट किया था छोड़ के चला गया या उसकी डेथ हो गई, कैजुअल वैकेंसी नॉट फिल्ड विद इन 30 days,
कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर नॉट फिल्ड विद इन 30 डेज, या अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू परफॉर्म, या ऑडिटर हमने सेलेक्ट किया, उसकी कंसेंट भी ले ली, लेकिन बाद में अनविलिंग है, परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, तो पार किसके पास चली जाएगी? कमीशन शैल अपॉइंट एंड फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। ये पिछली बार जो रिटन एग्जाम हुआ था ना बच्चों, तो ये सिनेरियो उसने पूछ लिया था कि कमीशन की पार बताएं कब कमीशन जो है ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अगर आप इस स्लाइड को अच्छी तरह देख लेंगे तो आप ये जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन था कि कमीशन हैव द पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। पहला, ऑडिटर 90 डेज में अगर ना रखे कंपनी डायरेक्टर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी एजीएम में ना कंक्लूड कर सके, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर नॉट फिल्ड है 30 डेज में, ऑडिटर अपॉइंट किया था अनविलिंग टू एक्ट है, तो कमीशन के पास सारी पार चली जाती है। तो ये सारी स्लाइड मैंने आपको बताई कि ऑडिटर जो है उसको कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो अपने पास अब समरी बना लें। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, पार है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उनके पास पावर है कि 90 दिनों में कोई ऑडिटर रख लो अपनी मर्जी से, लेकिन एजीएम तक ये ऑडिटर रहेगा। आने वाले इसके बाद आने वाले जो ऑडिटर्स हैं वो एजीएम रखेगी। और यहाँ पे एक बात आगे भी हम पढ़ेंगे कि जो ऑडिटर रिटायर होता है वो एलिजिबल होता है फॉर रीअपॉइंटमेंट। कमीशन जो है एससीसीपी को यार बोला जाता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 246 अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड फी ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स। इस सेक्शन को 246 को मैंने डिवाइड किया उसी जो पीछे डायग्राम आपको दिखाई उसके लिहाज से, कि पूरे सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाली प्रोविजंस आपको पढ़ाई जा रही हैं जो कि डायरेक्टर्स जो है ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स, फर्स्ट ऑडिटर आर ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Auditor or auditors so appointed shall retire on the conclusion of first annual general meeting। ठीक है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे ये वाले ऑडिटर्स रिटायर हो जाएंगे। देयर आफ्टर प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर एंड अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, बाद में जो हर साल ऑडिटर रखना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आर ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी in the annual general meeting on the recommendation of board after obtaining the consent of the proposed auditors. A notice shall be given to the member with the notice of the general meeting. Subsequent auditor कंपनी जनरल मीटिंग में अपॉइंट करती है। ये वो वाले ऑडिटर्स होते हैं जिनको बोर्ड उन ऑडिटर्स की कंसेंट लेने के बाद एजीएम के सामने पेश करते हैं। ऑडिटर का नोटिस, उसने फिर याद करवाया कि बच्चों ये वही ऑडिटर का नोटिस है जो तुमने एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस में नाम पढ़ा था कि आपने आना है और ऑडिटर को फाइनलाइज करना है। ऑडिटर आर ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड शैल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। जो ऑडिटर्स आप अपॉइंट करेंगे वो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाएंगे। फिर कंपनी एक्ट ने डायरेक्टर के अलावा शेयर होल्डर्स को भी पावर दी है कि अगर आपके पास एटलीस्ट 10% की मेजोरिटी हो जाती है तो आप मीटिंग से पहले नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दे दें कि इस मीटिंग में एक और ऑडिटर आप अपनी तरफ से अगर कोई रखवाना चाह रहे हैं तो उसकी कंसेंट लेने के बाद आप भी किसी ऑडिटर को प्रपोज कर सकते हैं। आप भी किसी ऑडिटर को प्रपोज कर सकते हैं।
A member or members shall be so entitled to propose any auditor for the appointment having not less than 10% voting power, and a notice in this regard has been given to the company not less than 7 days before the date of annual meeting. तो बताया गया कि मेंबर्स जिनके पास एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर है वो लोग भी ऑडिटर जो है प्रपोज कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा कि हम एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को पढ़ रहे हैं। हम जितने भी सेक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे ये सारे के सारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट के ऊपर हैं। ये सारे के सारे सेक्शंस सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसको रेगुलेट करते हैं, इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ऊपर यहाँ कोई सेक्शन नहीं है। तो ये मैंने अपॉइंटमेंट के हवाले से आपको स्लाइड बनाई और आपको दिखाई कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन कौन कर सकता है। देयर आफ्टर अपॉइंटमेंट बाय द SCCP, कमीशन के पास भी एक पावर है कि अगर ये सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो कमीशन जो है ऑडिटर अपॉइंट करेगा। Commission may, of its own motion or on an application made by the company or any of its member, direct to appoint the auditor of the company. If the company fails to appoint the first auditor within 90 days, auditors at annual general meeting, casual vacancy not filled within 30 days, and if appointed auditors are unwilling to act as auditor of the company. Auditor of the company shall hold office till conclusion of the next annual general meeting। फिर बता दिया गया कि ऑडिटर्स जो अपॉइंट हो जाते हैं ये नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक कंपनी के साथ ऑडिटर्स ही रहेंगे। रिम्यूनरेशन, तो रिम्यूनरेशन भी आपको समझ आ गई होगी पीछे स्लाइड के ऊपर कि ऑडिटर को रिम्यूनरेट कौन करेगा और कैसे इनकी रिम्यूनरेशन डिसाइड होगी। रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, बाय द बोर्ड इफ द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, बाय द कमीशन इफ द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द कमीशन एज द केस में बी। कंसेंट टू एक्ट ऑडिटर्स, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपने किसी ऑडिटर को प्रपोज करना है तो उसकी प्रपोजल से पहले आपने ऑडिटर से कंसेंट ले लेनी है। Every company shall obtain the consent as auditor from the auditor within 40 days from the date of any appointment। और यहाँ पे दिन मुकर्रर कर दिए कि आपने अपॉइंटमेंट से पहले भी ऑडिटर की कंसेंट ले लेनी है। And send the registrar intimation thereof together with the consent in writing of the auditor concerned। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपॉइंटमेंट को डील किया कि ऑडिटर जो है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है और कैसे ऑडिटर को रिम्यूनरेट किया जाता है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर अगर अपॉइंट हो जाए तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। The auditors or auditor appointed by the board or member in the annual general meeting may be removed through special resolution। बच्चों एक बात याद रखें, जब कंपनी का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था तो कंपनी के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था कि कंपनी में सिर्फ 5 ऐसे बिजनेस है जिनको हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। इनके अलावा कोई भी फैसला मीटिंग में होगा तो वो बाय द वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट हमने किया था बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन ऑडिटर को अगर रिमूव करना है ना, कंपनी ने अपॉइंटमेंट के बाद अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो भी कंपनी एक मीटिंग बुलाएगी और मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पेश की जाएगी।
मीटिंग में लिखा जाएगा कि ऑडिटर को रिमूव करने के लिए मीटिंग है, तो ऑडिटर को रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, 3/4 की मेजोरिटी चाहिए। Any casual vacancy of an auditor shall be filled by the board within 30 days from the date thereof। फिर और डायरेक्टर्स को पावर दे दी गई कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए ऑडिटर के ऑफिस में तो वो बोर्ड फिल करेंगे विद इन 30 डेज में। एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल एनी कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कोई भी ऑडिटर अगर अपॉइंट किया जाएगा तो उसको नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस को होल्ड करना होगा। Where the auditors are removed during their tenure, the board shall appoint the auditor with prior approval of the commission। उन्होंने कह दिया कि अगर ऑडिटर को रिमूव किया जाए ड्यूरिंग उसकी टेन्योर के दरमियान, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, लेकिन इन दैट केस कमीशन की अप्रूवल चाहिए होगी। Representation of retiring auditor, where an auditor are other than the other than retiring auditor is proposed to be appointed। कहा जहां एक ऑडिटर को रिमूव किया जाए या किसी नेक्स्ट एजीएम में किसी दूसरे ऑडिटर का नाम प्रपोज कर दिया जाए। पहले एक ऑडिटर था कंपनी के पास, उसको रिमूव करने की रेजोल्यूशन पास करने लगे हैं, या अगली जो एजीएम आई है, इस ऑडिटर का टेन्योर साल का खत्म हो गया, अगली जो एजीएम आई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका नाम प्रपोज नहीं किया, तो द रिटायरिंग ऑडिटर शैल हैव राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी। रिटायरिंग ऑडिटर जो है उसको उसके पास एक राइट है कि कंपनी को एक रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दे एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। Such representation shall be read out at the meeting before taking up the agenda for the appointment of auditors। और ये representation जो है मीटिंग के सामने पढ़ी जाएगी बिफोर टेकिंग एनी एजेंडा ऑफ द मीटिंग। यानी मीटिंग अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है जिसपे ऑडिटर जो है किसी और ऑडिटर को आप अपॉइंट करने लगे हैं, तो पहला ऑडिटर आपको एक रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा। वो रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में सबसे पहले, जब मीटिंग का कोरम पूरा हो जाए तो सबसे पहले उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाएगा कि पहला ऑडिटर जो कि रिटायर होने लगा है वो क्या आपको कह रहा है, कंपनी के अफेयर्स के मुतालिक वो क्या आपको बात बता रहा है। देयर आफ्टर लॉ ने कहा कि आप कोई और एजेंडा लेंगे, देयर आफ्टर जो आपकी मीटिंग का एजेंडा होगा आप उसको कंसल्ट करेंगे। Where such representation is made, it is mandatory for the auditor। जहां कभी लॉ ने कह दिया कि अगर ये स्टेटमेंट पढ़ी जाए, तो लॉ ने कह दिया कि अगर ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन लिख के दे और वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ी जाने लगी है, तो इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर आर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम टू अटेंड द जनरल मीटिंग इन पर्सन। जहां ये रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर की पढ़ी जाएगी वहां पर रिक्वायर्ड कर दिया गया कि ऑडिटर खुद अटेंड करेगा मीटिंग, और या अपने किसी नॉमिनी को वहां पे अपॉइंट करेगा। तो 1 मिनट ज़रा बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चला जाऊँ।
तो बच्चों अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के ऊपर अगर आप लोगों का कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन है उसको लाजमी टाइप करें, ताकि जब ये क्लास एंड हो तो मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। Following person shall not be appointed as auditor of the company, namely section number 247। सेक्शन नंबर 247 में अब आपको बताएगा कि कौन कौन से लोग जो हैं ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंट नहीं हो सकते। Following person shall not be appointed as auditor of the company, namely a person who is or any time during the preceding 3 years were director, other officer or employee of the company। पहला पॉइंट, लॉ ने कह दिया कि किसी भी कंपनी में कोई भी ऐसा पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा जो कि पिछले 3 सालों में, अगर ये बच्चों कंपनी है ना, ये है कंपनी, अगर पिछले 3 सालों में अगर कोई पर्सन इस कंपनी में डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर काम कर चुका हो, एज अ ऑफिसर काम कर चुका हो, एज एन एम्प्लॉय काम कर चुका हो, तो 3 सालों की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 3 साल का टेन्योर इसको पूरा करना है। देयर आफ्टर ये अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 3 सालों के अंदर अंदर ये अपॉइंट एज एन ऑडिटर नहीं हो सकता। तो पहली लाइन उसने कही कि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनेगा अगर वो पिछले 3 सालों में कहीं भी इस कंपनी में एज एन ऑडिटर और सॉरी डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी रह चुका हो। देयर आफ्टर a person who is a partner of or in the employment of a director, officer or employee of the company। फिर लॉ ने एक और गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि एक और बंदा ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता। वो कौन सा? अगर कोई पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन है, जैसे ये एक डायरेक्टर ऑफ कंपनी था, ये एक डायरेक्टर ऑफ कंपनी था, इसकी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसकी एक अदर कंपनी है, उसमें अगर कोई पर्सन एम्प्लाई है, डायरेक्टर है या अदर ऑफिसर है, तो वो पर्सन भी इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। लॉ ने पहले कह दिया कि जी जो पर्सन जो है डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो या एम्प्लाई हो, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरी प्रोविजन में लॉ ने क्लियर कर दिया कि चलो अगर डायरेक्टर नहीं तो डायरेक्टर से कोई लिंक बनता है किसी कंपनी का, उसमें कोई पर्सन एम्प्लाई है, डायरेक्टर है या ऑफिसर है, तो वो पर्सन भी इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, स्पोज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। स्पोज एक लॉफुल टर्म है, मियाँ बीवी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। स्पोज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी क्लियर होगा कि डायरेक्टर का हस्बैंड या डायरेक्टर की वाइफ कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। Thereafter, for point 4, a person who is indebted to the company other than in the ordinary course of such business। दोबारा इस एग्जांपल को देखें। एक पर्सन है, ये कंपनी है, एक पर्सन है मिस्टर ए, और ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने मिस्टर ए को लोन दिया है। तो लॉ कहता है कि ये वाला पर्सन जो मिस्टर ए है, जिसको इस कंपनी ने लोन दिया है,
ये इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। पहली रिक्वायरमेंट कि अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो वो पर्सन भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर लेट सपोज, मैं बात को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। पहले मैंने बात की कि अगर ये एक कंपनी है, इसने ऑडिटर को लोन दिया है, ये एक लैंडिंग कंपनी थी, इसने ऑडिटर को एक फेवर दी, एक लोन दिया, तो वो वाला ऑडिटर जो है कंपनी के लिए इन एलिजिबल है, अपॉइंट हो ही नहीं सकता। अगर एक बैंकिंग कंपनी है या लैंडिंग कंपनी है, उसने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन देने से पहले वो सारे कागजात इस मिस्टर ए से ऑब्टेन किए हैं, इसको लोन दिया, लेकिन वो सारे कागजात और वो सारी कार्रवाई पूरी की जो कि एक आम कस्टमर को लोन देते वक्त पूरी करते हैं। तो कहते हैं इन दैट केस आप अपने आम कस्टमर के साथ भी ऑडिटर को ट्रीट कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ये मिस्टर ए कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। बात मैंने दो तरीकों से की है कि अगर एक कंपनी ने किसी पर्सन को लोन दिया है तो वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर लोन इस वे से दिया है कि आम लोगों के साथ उसको लोन दिया है, कि जैसे इनका ऑर्डिनरी बिजनेस है, लॉ में वर्ड यूज किया है ऑर्डिनरी बिजनेस, जैसे कि एक कंपनी आम हालात में बिजनेस कर रही है और उसका बिजनेस ही यही है कि लोगों को पैसे उधार देना। तो इन द ऑर्डिनरी बिजनेस में रहते हुए अगर कंपनी ने वही सारी कार्रवाई एक पर्सन के साथ की है और उसे लोन दिया है, तो इन दैट केस वो पर्सन इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। A person who is indebted to the company other than in the ordinary course of business। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई other than in the ordinary course of business को समझाने के लिए। पहला कह दिया गया कि जो पर्सन भी कंपनी का इंडेप्टेड है तो उसको कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये लोन दिया है तो ये पर्सन कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। फिर a person who has given a guarantee or provide any security in connection with the loan। इसके लिए भी एक एग्जांपल पहले समझ ले, फिर इसकी तरफ आएंगे। ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने ना मिस्टर बी को लोन दिया। जब मिस्टर बी को लोन दिया ना, लोन है 1 मिलियन का, जब मिस्टर बी को लोन दिया ना तो मिस्टर ए यहाँ पे था, इसने कंपनी को सिर्फ गारंटी दी कि अगर मिस्टर बी आपको लोन डिफॉल्ट करेगा तो ये लोन मैं अदा करूंगा। सिर्फ गारंटी दी है मिस्टर ए ने। तो इन दैट केस लॉ ने कहा एक तो वो पर्सन जिसको लोन दिया है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। हाँ, वो भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा जो इस लोन के लिए किसी कंपनी को गारंटी देगा। ठीक है, तो अगली जो प्रोविजन है वो इसके ऊपर है। अगर एक पर्सन कंपनी को किसी लोन के हवाले से कोई गारंटी वगैरह देगा ना, तो वो पर्सन भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर आगे बता दिया बट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर ये कंपनी एक लैंडिंग कंपनी है और ये अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इसका बिजनेस ही यही है कि पैसे उधार देना, और इसने अपनी कार्रवाई में रहते हुए इन बंदों के साथ वैसे ही डील किया है जैसे कि आम कस्टमर के साथ डील किया जाता है, तो इन दैट केस उसने कहा फिर ये अपॉइंट हो सकता है। बात दो तरह की है। पहले बात की है कि गारंटी दी है तो ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता। फिर दूसरी बात करेगा कि हाँ, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर आम हालात में रहते हुए ये बिजनेस कर रहे हैं और गारंटी रिक्वायर्ड है, तो इसने अगर गारंटी दी तो ये ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो ये दूसरी प्रोविजन।
A person who has given a guarantee or provide any security in connection with the indebtedness of any third person to the company other than in the ordinary course of business, और ये गारंटी आपने दी है other than in the ordinary course of business, तो in that case भी मिस्टर ए फिर एलिजिबल नहीं हो सकता। हाँ, अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये सारे काम हुए हैं तो लॉ कहता है मिस्टर ए की एलिजिबिलिटी बरकरार है। अ पर्सन आर अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहता है एक पर्सन अलहदा, एक पर्सन या फर्म हु whether directly or indirectly has business relationship with the company other than in the ordinary course of business of such entity, तो फिर उसने कह दिया ऑडिटर या कोई फर्म अगर उसका कोई बिजनेस रिलेशन है कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बिजनेस रिलेशन यहां से आप अज्यूम कर लें कि इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ है किसी फर्म को। अगर कोई फर्म है वो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर रही है, एक फर्म में आपको पता होता है कि 3 से 4 या बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर कोई पर्सन खुद या उसकी फर्म में से कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो परफॉर्म कर रहे हैं कोई बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ, कोई इंटरनल ऑडिटर की अरेंजमेंट बना ली है लेट्स सपोज, तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि ये लोग भी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं होंगे। A person who has been convicted by a court of law of an offense involving fraud, अगर कोई पर्सन जिसको लॉ ने अनाउंस कर दिया कि ये फ्रॉडुलेंट पर्सन है, इसने फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड वाला पर्सन भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। जब तक सजा का अरसा 10 साल है, ये 10 साल पूरे नहीं होते तो वो किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर एक बात याद रखनी है, लॉ ने बता दिया अ बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बना सकती। एनुअल जनरल मीटिंग पे कोई भी अपना ऑडिटर उसको अपॉइंट नहीं कर सकती। अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय द आईकैप एंड आईसीएमएपी, एक पर्सन जो कि क्वालिफाइड है लेकिन कोड ऑफ एथिक्स को उसने अडॉप्ट नहीं किया जो कि आईकैप या आईसीएमएपी ने इशू किए हैं, तो ये पर्सन भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अ पर्सन आर हिज स्पोज आर माइनर चिल्ड्रन इन केस ऑफ अ फर्म, ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म who hold any share of the audit client or any of its associate company, एक पर्सन खुद या उसके हस्बैंड या वाइफ ने या उसके चिल्ड्रन ने इन केस ऑफ फर्म तमाम पार्टनर्स ने अगर किसी क्लाइंट के शेयर होल्ड किए हुए हैं तो वो भी ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसको एक एग्जांपल से फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये एक कंपनी, इस कंपनी में अगर इस पर्सन ने कोई शेयर्स परचेज किए हुए हैं, कोई शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो ये पर्सन जो है ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। इस पर्सन ने शेयर नहीं परचेज किए, लेट्स सपोज इसकी वाइफ ने शेयर परचेज किए हैं, तो इन दैट केस फिर भी ये पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। वाइफ के नाम पे शेयर नहीं तो किसी माइनर चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए शेयर परचेज किए गए, तो इन दैट केस भी ये पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेट्स सपोज ये सारी बातें करने के बाद एक और बात है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसके पार्टनर्स ने इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो वो सारे पार्टनर्स भी इस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। ये पहली बात है, ये पहली बात है जो मैंने आपको इस डायग्राम से बनाई। अब मैं इसके लिए दूसरी बात एक करने जा रहा हूँ, इसको पहले मैं पढ़ दूं। A person or his spouse or minor children in case of firm, all partners of such firm who hold
एनी शेयर्स ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, ये मैंने पहली बात आपको कवर करवाई कि इन केस ये सारे सिनेरियो हैं तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, इस कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट बात जरा ध्यान से सुननी है आप लोगों ने, इस कंपनी में इन लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ एक दूसरी कंपनी है, हाँ एक दूसरी कंपनी है, वो यहां पे है। ये कंपनी ए थी, ये कंपनी बी है। कंपनी ए ने ना कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की है और इनका रिलेशन है एसोसिएटेड कंपनी का। और एसोसिएटेड कंपनी, हाँ वही डेफिनेशन जो कि मैंने पहले दिन पढ़ाई थी। तो ये एसोसिएटेड कंपनी है। तो लॉ ने कह दिया कि पहले ही बात तो मैंने तुमको समझाई कि अगर इन बंदों का, ये सारे बंदे जो तुम्हारे टीचर ने यहाँ बनाए हैं, अगर पहली बात ये है कि अगर इस कंपनी में कोई शेयर है ना, तो ये बंदे जो हैं इस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ अगर इस कंपनी में शेयर नहीं है, अगर किसी एसोसिएटेड कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जहां पे कंपनी ने 20% से ज्यादा होल्ड किया हुआ है, तो इन दैट केस भी ये वाले लोग, हालांकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी बी में, तो इन दैट केस ये सारे के सारे लोग ये भी इन एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन कंपनी ए। इसका मतलब कि किसी एसोसिएटेड कंपनी में भी अगर किसी ऑडिटर की इन्वेस्टमेंट है तो वो किसी कंपनी ए का ऑडिटर सेलेक्ट नहीं हो सकता। पहली बात लॉ ने की कि अगर पर्सन खुद या उसकी स्पोज या इन केस ऑफ फर्म जो पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, तो ये सब लोग उसने कहा जी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, दूर रहें। फिर दूसरा कहा कि अगर कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं, चलो किसी एसोसिएटेड पर्सन में इनकी इन्वेस्टमेंट है, किसी एसोसिएटेड कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट है, तब भी ये सारे लोग कहता है इन एलिजिबल ही हैं कंपनी ए के लिए। लेट्स सपोज, तीसरा सिनेरियो बनाने लगा हूं, लेट्स सपोज अगर इस कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कि वो एसोसिएटेड कंपनी कहला सके, कंपनी ए ने कंपनी बी में सिर्फ 10% की इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, 10% की अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड की है कंपनी बी में, इन दैट केस अगर इनमें से कोई पर्सन शेयर होल्ड करता है कंपनी बी में, तो इन दैट केस ये पर्सन कंपनी ए के एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। और बच्चों ये एक केस आया था, ये सारी केस स्टडी आई थी एसीसीए के एग्जाम, उन बच्चों को ये पूछा गया था। तो आईसीएमए में भी ये एक क्वेश्चन आया था सिनेरियो बेस, ये पास पेपर में हमारे मौजूद है, जब रिटन पेपर हुआ था तो यही सिनेरियो, कंपनी ए एक कंपनी थी, उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और जब उस इन्वेस्टमेंट को काउंट किया गया ना तो वो इन्वेस्टमेंट 15 से 10 के दरमियान थी, इतनी परसेंटेज के दरमियान थी, और उस सिनेरियो में बताया गया था कि इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी बी में। तो बताएं, डिसाइड करना था कि क्या ये पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड हैं इन द कंपनी ए एज ऑडिटर। तो मोस्टली बच्चों ने जवाब दिया था नहीं अपॉइंटेड जी। लॉ ने स्पेसिफिकली बताया है कि अगर एक पर्सन जो है या उसके माइनर चिल्ड्रन या फर्म है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में या एसोसिएटेड कंपनी में, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो भाई केस को डिसाइड करने से पहले देख लेना है कि रिलेशनशिप एसोसिएटेड का बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको मैक्सिमम पर्सन पढ़ाए हैं आज के लिए। मेरा ख्याल है लेक्चर को कंक्लूड किया जाए, बाकी जो कल की रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट चलाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको क्या करवाया उसको मैं सम अप कर लूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर जो है उनको जवाब दूंगा। ऑडिट मैंने करवाया, ऑडिट हमारा एक ऑर्डिनरी बिजनेस है कंपनी का जो कि मीटिंग में डील करते हैं। याद रहे यहाँ पे ऑडिटर हमने अपॉइंट करना है जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर है, जिसने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। ये इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं हो रही।
फिर मैंने बाय द डायग्राम सेक्शन नंबर 246 को समराइज किया कि पहला ऑडिटर कौन रखेगा, कंपनी अभी अभी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, पहला ऑडिटर किसने रखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कब रखना है और कैसे पैसे देने हैं। फिर दूसरा ऑडिटर, आने वाले ऑडिटर को सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो कौन रिकमेंड करेगा, प्रपोज कौन करेगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा और रिम्यूनरेट कौन करेगा। फिर मैंने यहाँ पे कमीशन की पार्ट, एससीसीपी की पार्ट बताई कि उसके पास भी एक पावर है कि ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है किन किन हालात में। देयर आफ्टर मैंने आपको ये सारी स्लाइड पढ़ाई, रिमूवल ऑफ ऑडिटर पढ़ाया कि ऑडिटर एक अपॉइंट हो जाए तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अलावा जो भी बातें मीटिंग में होगी वो स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो ऑडिटर को अगर रिमूव करना है तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लोग एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जब भी ऑडिट वाले सेक्शन से क्वेश्चन बना है ना, तो मोस्टली इस एरिया को टच किया है। एग्जामिनर इस एरिया को नहीं भूलता, सिनेरियो बेस बना ले या डायरेक्ट पूछ ले। कई बार ये ICMAP के एग्जाम में ये बात पूछी गई है कि कौन कौन से लोग जो हैं कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कवर करवाया। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, बाकी इस वाले टॉपिक को हम इंशाल्लाह कल कंक्लूड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन विंडो की तरफ आने लगा हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे बताए। सर फर्स्ट ऑडिटर, अच्छा अहमद का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो सकता है? जी अहमद, यकीनन जो फर्स्ट ऑडिटर है वो कंपनी के लिए एलिजिबल है फॉर री अपॉइंटमेंट, उसको री अपॉइंटमेंट दोबारा हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, हैंड रेस किया किसी ने, हैंड रेस का जवाब दे देते हैं। जी हिरा नाज को अलाउ किया, हिरा बोले। हिरा, हिरा आपको आवाज आ रही है? अच्छा ये अलाउड नहीं है, मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन का, बता दें कमीशन का भी मैंने बता दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है सर ये अपॉइंटमेंट इंटरनल ऑडिटर, क्या यही एक्सटर्नल ऑडिटर का? नहीं शहबाज रजा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें टोटली हम एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपने डे टू डे की एफिशिएंसी के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसी को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है इसकी अपॉइंटमेंट कंपनी करती है, उनके पास पावर है, जनरल मीटिंग करती है, क्योंकि जनरल मीटिंग ने अपने सारे पैसे ट्रस्ट के ऊपर डायरेक्टर्स को दिए हैं। उस ट्रस्ट को देखने के लिए कि जिस पर्पज के लिए पैसे दिए थे उसी पर्पज के लिए लगे हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग करती है। The name of auditor is written in the notice of the meeting. Yes, of course, नुमान, जब notice of meeting यार पढ़ा था मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि notice of meeting में ना जो बात हमने करनी होती है उसकी सारी डिटेल भेजते हैं। ऑडिटर का नेम भी लिखा होता है और ये भी बताया जाता है कि इसको हमने कितने कितने टेनोर के लिए अब दोबारा जो है स्टैंड करना है, इसको अपने साथ अपॉइंट करना है। रिप्रेजेंटेशन रिपीट कर दें सुलेमान, अगर एक ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा तो वो एक खत लिखेगा शेयर होल्डर्स के नाम कि मैंने आपके साथ कैसे और अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म किया, कंपनी के अफेयर्स क्या हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है जनरल मीटिंग में पढ़ी जाएगी, और बिफोर टेकिंग एनी एजेंडा, नोटिस के अंदर लिखा हुआ है ना एजेंडा, पिछला जो लेक्चर हमने कवर किया उसमें नोटिस था
नोटिस के नीचे एजेंडा था जिसमें ऑर्डिनरी बिजनेस था, स्पेशल बिजनेस था। उन्होंने कहा बिफोर टेकिंग एनी एजेंडा आप जो है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको लाउड पढ़ेंगे, और जब ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ी जाएगी रिक्वायरमेंट है ऑडिटर खुद भी वहां पे मौजूद हो और उसका जो नॉमिनी है, अगर ऑडिटर खुद नहीं आ रहा तो उसका नॉमिनी वहां पे मौजूद हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाला मैंने बता दिया। रिप्रेजेंटेशन में ऑडिटर लिखेगा क्या ये भी बता दिया मैंने। प्लीज एक्सप्लेन ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर द ऑडिटर फॉर वैकेंट पोजीशन। ईआरपी ने क्वेश्चन पूछा, अब ये पता नहीं क्या नाम है। ईआरपी में हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्लाइड भी शो करवा देता हूँ, कि अगर एक ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी हुई है तो उसके ऑफिस को फुलफिल करेंगे डायरेक्टर्स। ये देखें, एनी कैजुअल वैकेंसी, यार हैंड रेज ना करें, माइक ओपन नहीं है, हैंड रेज ना करें। एनी कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है, आप क्वेश्चन टाइप करें जल्दी से, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है उसको जो बोर्ड है वो विद इन 30 डेज में फिल करेंगे। अगर बोर्ड 30 डेज में फिल नहीं करेंगे तो कमीशन जो है इसके पास पार चली जाएगी। अच्छा, अजीम ने क्वेश्चन पूछा, इट इज कंपल्सरी दैट अपॉइंटेड ऑडिटर विल रिटायर ऑन एजीएम आफ्टर 1 ईयर। अजीम, कंपल्सरी है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर्स जो है ना, ऑडिटर जो है, हर ऑडिटर अनलेस रिमूव्ड, अगर आप उसको रिमूव नहीं करते, अगर एजीएम में उसको रिमूव नहीं किया जाता, दोबारा किसी जनरल मीटिंग में रिमूव नहीं किया जाता, तो हर साल वो रिटायर होगा। और रिटायर ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए। सिर्फ सर, अच्छा साद ने क्वेश्चन पूछा, साद का क्वेश्चन, सर ऑडिटर remain appointed in the company from one AGM to other AGM, then what are his duties in such a long duration, then why। देखें, ऑडिटर के सेक्शन हमने स्टार्ट किया ना, ऑडिटर का पहले आज मैंने पढ़ाया इसको अपॉइंट की कैसे किया जाता है, साथ इसको रिमूव कैसे किया जाता है। देयर आफ्टर साथ आगे अभी चलना है उन्हें, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं और इनके राइट्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ना है साथ। कैजुअल वैकेंसी के 30 डेज से कब स्टार्ट होंगे, जब कैजुअल वैकेंसी अकर होगी उसी वक्त से स्टार्ट हो जाएंगे 30 डेज। अच्छा सर, सेक्शन 247 का पार्ट 5 रिपीट कर दें प्लीज़। सेक्शन 247 का पार्ट 5, सेक्शन 247 इसका 5वां पॉइंट। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये था ना कि अगर किसी को लोन दिया ना, अगर किसी को लोन दिया तो वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन ने, जैसे मिस्टर ए है, वो एक ऑडिटर है, इसने कंपनी से कोई लोन नहीं लिया, लेकिन इसने गारंटी दी है किसी और पर्सन की कंपनी को कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपने किसी और पर्सन को लोन दिया है ना, तो मेरी गारंटी है अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आप मुझसे पैसे ले लेना। तो लॉ ने यहाँ पे कहा कि अगर आपके लोन नहीं देते लेते, अ पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इनडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, अगर आप किसी तीसरे बंदे की गारंटी भी दे दें ना किसी लोन के हवाले से, तो भी आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि आप पैसे लेंड करना आपका बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस है पैसों को देना, और कंपनी ये सारी कार्रवाई कर रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए। जैसे बैंक है, किसी को लोन देता है ना तो सबसे पहले कहता है आपकी जमीन किधर है, इसको प्लेज करना है। अच्छा, इसका लोन का 25% आपने डिपॉजिट करना है, फिर हम आपको लोन देंगे। अगर सारी बातें ये ऑडिटर के साथ भी ऐसे ही हुई है ना जैसे आम कस्टमर के साथ होती हैं, तो इन दैट केस गिना जाएगा कि वो इन डेप्टनेस में नहीं है।
सर सेक्शन नंबर 247.25687 इफ कंपनी ऑडिटिंग फर्म है। ये मुझे अरुणा क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। अरुणा प्लीज जल्दी से इसको टाइप करो, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, डायरेक्टर आर मेंबर एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट थ्रू वोटिंग ऑफ मेंबर। देखिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। स्लाइड शुरू से मैंने आपको बताया था कि अगर हम पहली स्लाइड ही देख लें तो हमें सारी कहानी समझ आ जाती है। ऑडिटर पहला होगा तो उसको अपॉइंट का मतलब उसको सिलेक्ट, कि चलो काम कर लो तुम, उसको सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्टर्स। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो होंगे प्रपोज, हवाला उनका देंगे डायरेक्टर्स, लेकिन सिलेक्ट उनको जनरल मीटिंग करेगी, एजीएम करेगी। और एजीएम कैसे करेगी? सेक्रेटरी पड़ेगा जी, ये फलाना फलाना डायरेक्टर नोटिस में भी बताया था, सॉरी ऑडिटर नोटिस में भी बताया था, ये यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो बताएं इनको अगले साल के लिए ऑडिटर रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, वो सारे तरीकाकार जो कि मैं आपको वोटिंग में पढ़ा चुका हूँ कि वोटिंग होगी, थ्रू पोल कर लें, थ्रू शो ऑफ हैंड कर लें। तो इसके लिए वोटिंग पावर कितनी चाहिए? ऑर्डिनरी बिजनेस है, एटलीस्ट उन्होंने कहा 51% की वोटिंग पावर चाहिए। अच्छा, वासिफ ने क्या कहा? सर क्या एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी के लिए भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते? एक पेरेंट कंपनी, वासिफ ये कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे यार, कि एक कंपनी का ऑडिटर दूसरी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है कि नहीं। सर व्हाट इज द मेंट बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। जैसे बैंकिंग कंपनी, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? लेंडिंग करना, लोगों को कर्ज देना। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आम पर्सन के साथ वो डीलिंग करते हैं वही इसी तरह डील किया हो। सेक्शन नंबर 457 का 4 ये भी मैंने रिपीट कर दिया था। नवीद कहता है सर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स करना है तो पहले ऑडिटर्स यार, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स करना है तो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, फिर कमीशन से इजाज़त लेनी है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर करना है या ऑडिटर करना है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर करना है ना, तो ऑडिटर को रिमूव करने के लिए हमने पढ़ा कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है। ईआरपी ने कहा सर रिपीट द टॉपिक ऑफ पर्सन नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर पॉइंट 10 एंड एग्जाम्पल। ईआरपी ये मैंने यार आपको, अब आपका पता नहीं नाम क्या है, पॉइंट 10 ये मैंने पढ़ा भी दिया। तो इसकी एग्जाम्पल के लिए यार मैंने बहुत लंबी चौड़ी एक कहानी बताई थी कि पहले पर्सन खुद या उसकी वाइफ या उसके बच्चे या इन केस ऑफ फर्म सारे पार्टनर्स अगर किसी कंपनी में इनके शेयर्स हैं ना, तो ये उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है किसी एसोसिएटेड कंपनी में, किसी ऐसी कंपनी में इनके भी शेयर्स हैं जहां पे कंपनी है कि ये देखो मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे कवर की थी कि अगर इनके कंपनी ए में चलो इन्वेस्टमेंट नहीं, कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट है और उस कंपनी में कंपनी ए की भी इन्वेस्टमेंट है और इतनी इन्वेस्टमेंट है कि रिलेशन जो है एसोसिएटेड कंपनी का बनता है, तो इन दैट केस ये सारे पर्सन इन एलिजिबल हो जाएंगे, अपॉइंट नहीं हो सकेंगे। हाँ, अगर रिलेशन एसोसिएट का नहीं बनता तो ये अपॉइंट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था? ईआरपी के बाद सेक्शन नंबर 247 क्रिस्टोफर 247 में ना हमने पढ़ा है कि कौन से लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, इनके बारे में पढ़ा है। तो ये सारे पर्सन जो है जिनके नाम यहाँ पे गिवन है अपॉइंट नहीं हो सकते। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटर रिपीट कर दिया था सुलेमान मैंने। बॉडी कॉरपोरेट को यहाँ ब्रीफ कर दें। बॉडी कॉरपोरेट पहले दिन का लेक्चर है कि बॉडी कॉरपोरेट में आता क्या है। वो तमाम कंपनियां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, चाहे किसी भी किस्म की हों, किसी भी रजिस्ट्रेशन की हों, उन सारी कंपनियों को कलेक्टिवली हम बॉडी कॉरपोरेट कह देते हैं।
सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेकंड ऑडिटर होता है, कह सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिटायरिंग, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था नबीला कि अगर एक ऑडिटर रिटायर हो सकता है तो उसका राइट है कि वो रिप्रेजेंटेशन लिख सकता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स द सेम ऑडिटर रीअपॉइंटेड। वैसे तो ये कल का टॉपिक है, दोबारा बता देता हूँ कि ऑडिटर जो है लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट फर्म जो है वो 5 साल तक एक ही एंगेजमेंट पार्टनर के साथ ऑडिट करवा सकते हैं। जैसे एक फर्म है उसमें 5 पार्टनर हैं, तो लॉ ने जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसने अलाउ किया है कि लिस्टेड कंपनी जो है 5 साल तक एक ही एंगेजमेंट पार्टनर से ऑडिट करवा सकती है। अगले सालों के लिए कोई दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर एंगेज होगा लिस्टेड कंपनी के साथ। पहले जो रिक्वायरमेंट थी ना वो पहले ये चलती थी कि किसी फर्म ने अगर 5 साल तक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर लिया ना तो छठे साल कोई और फर्म से ऑडिट करवाएंगे। लेकिन इस साल ये पिछले साल ये अपडेशन आई थी कोर्स में कि अगर 5 साल तक एक एंगेजमेंट पार्टनर ने ऑडिट कर लिया तो वही फर्म दोबारा से ऑडिटर सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर सिर्फ चेंज कर ले। तो ये मजीद हम पढ़ेंगे जाके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी। सर क्या ब्लड रिलेशन को भी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं यार, सिंपल उन्होंने बता दिया कि आपका जो स्पोज है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उसने कहा क्या ब्लड रिलेशन को भी एज ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है और एक ऑडिटर एट द मोर टाइम वन फर्म अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है या नहीं। अच्छा, ब्लड रिलेशन में अदर देन इनके जो कोई रिलेशन नहीं ना डिफाइन किया गया वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो उसके अलावा और एक ऑडिटर एट अ टाइम मोर देन वन फर्म अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है। ये समझ नहीं आई मुझे कि मोर देन वन फर्म बोला। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना रिजवान, इसको दोबारा टाइप कर लो। उस्मान क्या कह रहा है? सर ऐसा हो सकता है कि जो रिम्यूनरेशन ऑडिटर की मेंबर फिक्स करें ऑडिटर उस पर एग्री ना हो सकता है यार, लेकिन उससे कंसेंट ले लेते हैं। कंसेंट लेनी होती है ना, तो सारी बातें मीटिंग पे डिस्कस हो रही होती हैं, तो मीटिंग में डिस्कस होगा तो फाइनलाइज होगा तो ये पॉइंट होगा ना। कैजुअल वैकेंसी का भी बता दिया था दानियल। वो कैन नॉट body corporate unable to audit, I mean there are many companies doing audit for example। और यार ये केपीएमजी तुम्हें किसने कह दिया कि ये कंपनी है? पहले दिन का ये मुशाहिद हुसैन, ये पहले दिन मुशाहिद हुसैन है, पहले दिन का यार ये टॉपिक है कि कंपनी एक्ट 2017 में कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसकी एग्जम्पशन में हमने पढ़ा था कि जो फॉलोइंग पर्सन है, जो ऐसे लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकाउंटेंट, लॉयर या डॉक्टर्स वगैरह, वो कंपनी नहीं बना सकते, वो लिमिटेड का वर्ड यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। केपीएमजी भाई एक पार्टनरशिप फर्म है, ये कंपनी नहीं है। कभी तुमने सुना है? गूगल से सर्च करके देखो जरा, केपीएमजी कंपनी लिख के देखना, कंपनी कभी नहीं इनके साथ आता। तो अलाउ है इनके कि अगर आप कोई प्रैक्टिस परफॉर्म करने के लिए कोई कंपनी और कोई एसोसिएशन बनाते हो, कोई फर्म बनाते हो तो बना सकते हैं, कोई इनके ऊपर लिमिटेशन नहीं, लेकिन इनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी कभी भी। सर क्या पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है? वासिफ दोबारा, और मैंने आपको कह दिया था कि ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में है। सर ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, ज़रूरी है? ये भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए है रिजवान अली। उसके बाद सर हाउ मैनी टाइम्स वन ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड लिस्टेड। अगर कोई दूसरी कंपनीज हैं तो ऑडिटर अपॉइंट जब तक आपकी मर्जी है करें, लेकिन लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने आपको बताई थी कि लिस्टेड कंपनी में 5 साल तक की रिक्वायरमेंट है कि 5 साल तक एक एंगेजमेंट पार्टनर। फर्म में अगर 5 एंगेजमेंट पार्टनर है ना, तो एक मिस्टर ए 5 दफ़ा 5 सालों तक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकता है। छठे साल में मिस्टर ए इन एलिजिबल है, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, दूसरे पार्टनर कर सकते हैं जाके ऑडिट।
सर आई एम प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑफिस ड्यूटी इशू की वजह से ऑनलाइन लेक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। मेरा क्वेश्चन, पहला लेक्चर से कोई प्राइवेट कंपनी के सब्सिडरी हो सकती है वो शेयर इशू। यार आप ये ग्रुप में पूछ लेना पिछले लेक्चर से रिलेटेड, मोहम्मद अली। तो सर अगर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है तो क्या वो पर्सन भी पेरेंट, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है तो क्या वो पर्सन भी पेरेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। यार यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि वर्ड आ गया एसोसिएटेड का, रिस्ट्रिक्शन लग गई। एसोसिएटेड से ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है तो उससे कोई गर्ज नहीं, एसोसिएशन ही शुरू हो गई ना, तब भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। एसोसिएशन के बाद सब्सिडरी बनी है ना, तो एसोसिएशन पे ही रोक दिया गया, तो सब्सिडरी पे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया ना कि सब्सिडरी में अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप ऑडिटर अपॉइंट पेरेंट के भी नहीं हो सकते। सर बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट दोबारा बता दें। बॉडी कॉर्पोरेट में था कि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। सर ऑडिटर की कंसेंट मीटिंग होने के बाद 14 दिन के टाइम पीरियड में लेनी होती है या मीटिंग से 14 डेज में लेनी होगी। देखें लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर की जो कंसेंट है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल जब कर दी है ना तो 14 दिन का टाइम है। आप कंसेंट मीटिंग से पहले ले लें या बाद में ले लें। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटर isn't it read out before the agenda of the appointment of auditor? You said it read out before any agenda. नबीला before any agenda, before taking any agenda, जब भी कोई ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन करेगा तो लॉ ने कहा है कि मीटिंग की नॉर्मल कार्रवाई कोई भी शुरू करने से पहले सबसे पहले इस ऑडिटर की बात सुने और फारिग करें, फिर आप अपने नॉर्मल वे जो मामलात हैं उनको डील करें। पावर विल ट्रांसफर टू द कमीशन आफ्टर 30 डेज इफ द ऑडिटर, हाँ जी ये मैंने बता दिया था। उसके बाद फॉर होम मैनी टाइम्स ऑडिटर री अपॉइंटेड मैक्सिमम, ये भी बता दिया कि अदर दैन लिस्टेड कंपनी आपकी मर्जी है जब तक उसको अपॉइंट करें। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी की है। सर रिपीट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट है ना, पॉइंट तो लिखे ही नहीं आपने। सर सेक्शन नंबर 247 का पॉइंट 6 बता दें। 247 का पॉइंट 6 निम्रा 247 का पॉइंट 6 जो है 247 का पॉइंट 6 देखो उसने कहा पर्सन आर अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी। मैंने कहा कि ऑडिटर के केस में एक बेस्ट एग्जांपल है कि कोई बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, कि आपका कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन, लेट्स सपोज ऑडिटर्स जो हैं किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं, ये एक बिजनेस रिलेशन बन गया, वो आपके क्लाइंट हैं, आप उनका इंटरनल ऑडिटर कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो ऑडिटर्स होंगे ऐसी फर्म के, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते, सालाना ऑडिटर नहीं बन सकते, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकते। सर कंपनी का कस्टमर वेंडर, यार ये बता दिया कि कंपनी का कस्टमर वेंडर जिसका बिजनेस रिलेशनशिप हो कंपनी के साथ, तो वो भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। बीओडी फर्स्ट, सबूर ने कहा बीओडी फर्स्ट डिस्कस विद द ऑडिटर व्हाट वी वांट टू अपॉइंट यू देन दे टेक दिस मैटर। हाँ जी ऐसे ही होता है। फर्स्ट वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज करना है ना। अगर आप मेरे पास किसी को प्रपोज करोगे कि सर इसको आप अपनी क्लास में इंक्लूड कर लें, आप पहले उसके साथ डिस्कस करोगे यार ये कंपनी है, ये ऐसे पढ़ाता है, तो चलो इसकी इतनी फ़ी है, तो क्या आप राज़ी हो हम आपको प्रपोज कर दें इसके सामने, ठीक है, फिर ही आप मुझे बताओगे कि यार ऐसे। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि डे टू डे अफेयर्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो ऑडिटर कंपनी को सिलेक्ट करके, ऑडिटर फर्म को सिलेक्ट करके उनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर अपनी बोर्ड मीटिंग में उसका नाम फाइनलाइज करते हैं। देन वो कंपनी के सेक्रेटरी को बताते हैं कि इस बंदे को प्रपोज कर दो, इस फर्म को प्रपोज कर दो, नोटिस में नाम लिख के बाकियों को भी बता दो कि आने वाली मीटिंग में हमने इसके ऊपर आपसे डिसीजन लेना है, आप रजामंद हैं या नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स है, ये भी बता दिया कितने टाइम के लिए पर्सन अपॉइंट हो सकता है। इसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर की वोटिंग कितनी है, यार ये बता दिया ना कि ये होती है 3/4%। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑडिटर अपॉइंट होते हैं
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन ये रिमूव होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिया है, सारा अपना ऑफिस ये हो गया। मोस्ट रिस्पेक्टेडली कंपनी रिम्यूनरेशन डायरेक्टली ऑडिटर को देती है या ऑडिटिंग फर्म को? अगर डायरेक्टली ऑडिटर को देती है तो ऑडिटिंग फर्म को क्या बेनिफिट देखें साथ? वही ये जो एग्रीमेंट होता है ना, अगर तो एक इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसको पेमेंट होगी, ठीक है। अगर कोई फर्म है तो फर्म के नाम पेमेंट बनेगी, ठीक है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी कब होती है? माशाल्लाह, साथ ये पहले दिन के लेक्चर है, रिकॉर्डिंग में पढ़े हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की यार एसोसिएटेड कंपनी कब होती है। तो ये डिटेल में साथ मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो बाकी सब लोग भी सॉरी यार सुन रहे हैं, तो मैं दोबारा नहीं चाहता, तो आप काइंडली वो लेक्चर जो है ना दूसरे दिन का या तीसरे दिन में, ये पक्की बात है मैंने डिटेल में एग्जांपल बना के समझाया हुआ है कि कंट्रोल क्या है और एसोसिएशन क्या है। तो काइंडली आप रेफर करें उन लेक्चर्स को। सर बीओडी मोर देन वन ऑडिटर प्रपोज कर सकते हैं? देखिए मोर देन वन ऑडिटर इन्होंने प्रपोज नहीं करना होता, एक ही ऑडिटर प्रपोज करना होता है। कभी भी आप किसी भी कंपनी का नोटिस नहीं देखेंगे, अच्छा आपको ये ऑडिटर पसंद ना आया तो ये ना आया तो ये ना आया तो ये, ऐसे तो नोटिस ही फुल हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुद ही पहले सिलेक्शन करनी होती है, फिर उसको प्रपोज करना होता है आगे। एसएसबी ऑडिटर फाइंड करने के लिए अमाउंट चार्ज करेगा? देखें अगर तो आपने ऑडिटर अपॉइंट नहीं ना किया तो एससीसीपी आपके ऊपर कोई फाइन वगैरह इम्पोज कर सकता है, कोई अमाउंट नहीं चार्ज करेगा, कोई रीज़न पूछेगा आपसे। अगर तो कोई रीज़न नहीं है, कोई एक्सप्लेन करने के काबिल रीज़न नहीं है, तो एससीसीपी फाइन भी आप पे लगा सकता है। उसके बाद एक ही क्वेश्चन बार बार किया, तो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यही है लास्ट क्वेश्चन मीरा का। तो होपफुली यार आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ऑडिटर जो है वो कैसे अपॉइंट होता है और मिनिमम कम से कम कौन से लोग जो है कंपनी का ऑडिट नहीं परफॉर्म कर सकते। कंपनी के ऑडिट में सिलेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर में उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। अब ये मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मज़ीद कोई गाइडलाइन चाहिए होगी तो वो ग्रुप में आप पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।